आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। ऑलमोस्ट डिस्कस कर दिया है, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने डिस्कस कर दिया। अगर कुछ बच गया है टीचिंग एप्टीट्यूड में तो आपको कुछ कवर करेंगे। बाकी मैंने इतना ही किया था, सब कुछ नहीं पढ़ना होता। मेन जो होता है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने होते हैं, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, आपको उन्हीं को कवर करना है। मेन फोकस आपको अपने सब्जेक्ट पे रखना है। जैसे हमारा सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटर साइंस पे हमें मेन फोकस रखना है, अपने सब्जेक्ट पे मेन फोकस रखना। पेपर 1 को इतना करके चलना है, आपका 60 to 70 मार्क्स आ जाए, आराम से आपका ध्यान हो जाएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है, रिसर्च प्रोसेस क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। रिसर्च को थोड़ा सा मैं डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगी। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है? रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च है क्या? रिसर्च मीन्स फाइंडिंग आंसर टू द क्वेश्चन। फाइंडिंग आंसर टू द क्वेश्चन, इसमें रिसर्च में क्या करते हैं, आप अपने क्वेश्चन का जो है आंसर फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं। आपको साथ ही साथ रिप्लाई करना है। इट इज सिस्टेमैटिक सर्च फॉर ट्रूथ। क्या है? इट इज सिस्टेमैटिक सर्च फॉर ट्रूथ। ठीक है, आप सिस्टेमैटिक वे में सर्च करते हैं। ठीक है, जैसे आपने अपनी बुक पब्लिश करी है, थ्रू रिसर्च, हम रिसर्च के जरिए हमें क्या नॉलेज मिलती है, हम क्यों रिसर्च करते हैं, क्या रीजन है। थ्रू रिसर्च न्यू एंड ओरिजिनल इंफॉर्मेशन आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड वी लाइव आर ऑब्टेन्ड। मतलब हम जिस वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं उसके बारे में हमें आइडियाज मिलता है, नॉलेज मिलती है, आपको ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या 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 मिलता है? आइडियाज ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। अगर आप सोए तो खड़ी कर दूंगी। रिसर्च इज ए सर्च नॉलेज। क्या है? हम रिसर्च में जो सर्च करते हैं, जो भी सर्च होती है, हमारी मेन जो खोज होती है वो क्या होती है, किस लिए हम करते हैं? अपनी नॉलेज के लिए ना, नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम रिसर्च करते हैं। मेन आइडिया इसमें क्या है कि आप अपने इसमें क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं। अब इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि रिसर्च उसमें प्रोसेस के अंदर आता है। यूजीसी नेट पे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहला स्टेप आपका रिसर्च का क्या रहता है? सबसे पहला स्टेप क्या रहता है रिसर्च का? पहले आप अपना टॉपिक डिसाइड करते हैं, जिसको हम दे देते हैं फाइंडिंग। मतलब हम उसमें डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है, किस टॉपिक पे करना है। मतलब हम अपने क्वेश्चन का आंसर खुद फाइंड करते हैं। पहला स्टेप आता है। प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं जो कई बार पूछा हुआ है। रिसर्च क्या है? ए सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म of continuous attention applied to field of knowledge field of knowledge
undertaken to establish facts, undertaken to establish facts, relation, principles and theories. ये कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। क्या है? रिसर्च इज ए सिस्टेमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस अटेंशन अप्लाइड टू ए फील्ड ऑफ नॉलेज undertaken to establish relations, establish facts, relations, principles and theories। समझ आया क्या बोला? सबसे पहला क्या है कि ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है। दूसरा क्या समझ में आया? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है। तीसरा क्या है कि यहाँ पे आप अपना नॉलेज देखते हो, जो भी आपके फील्ड की नॉलेज, जैसे आपकी नॉलेज किस में है? साइकोलॉजी में है। एजुकेशन आपका मेन फील्ड है, मेरा मेन फील्ड क्या है? कंप्यूटर साइंस है। तो फील्ड के हिसाब से आप क्या करते हैं? नॉलेज वो करते हैं, ठीक है। अंडरटेकन टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स, मतलब फैक्ट्स, रिलेशंस, प्रिंसिपल और थ्योरीज को एस्टैब्लिश करने के लिए हम यहाँ पे रिसर्च करते हैं। समझ आया? नहीं आया? नहीं आया? अब इसमें हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो बार बार यूज होंगी रिसर्च, जब तक हम रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टडी करेंगे तब तक इसमें यूज होती रहेंगी। इसमें एक वर्ड आता है कंट्रोल्ड। क्या आता है? कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड वर्ड का मतलब होता है कि आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटल होता है ये। क्या होता है ये? एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल इसको क्यों बोला गया? क्योंकि आप इस पे कंट्रोल्स और क्वांटिफाई इफेक्ट्स चेक करते हैं, ठीक है। मतलब आप जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ेंगे वहां पे इसका यूज किया जाता है वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए। वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जहाँ पे आप कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं। एक डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिग्रेस। रिग्रेस का मतलब क्या होता है? ये टर्म भी बार बार यूज होती है। जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टर्म है, मैं उनका मीनिंग बता रही हूँ आप लोगों को। मतलब जो ये क्या है कि जो मोस्ट रिलेवेंट प्रोसीजर है, फॉलो मोस्ट रिलेवेंट प्रोसीजर, जो भी आपका जरूरी प्रोसीजर होता है, जो इम्पोर्टेंट प्रोसीजर होता है आपके काम के लिए, तो प्रोसेस रिसर्च के लिए आप यहाँ पे फॉलो करते हैं। जैसे आप कुछ लॉजिक अप्लाई करते हैं, लॉजिक में आपके कैसे कैसे आ सकते हैं? इंडक्टिव आ सकता है और डिडक्टिव आ सकता है। अब इंडक्टिव डिडक्टिव क्या है? यहाँ पे आप थ्योरी बनाते हैं, मतलब पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं, जहाँ पे आपको कंक्लूजन की गारंटी नहीं देता है कि आपको कंक्लूजन मिलेगा ही मिलेगा। ये थ्योरीज हम जिसमें बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है? ये कंक्लूजन की गारंटी लेता है। किसकी गारंटी देता है?
कंक्लूजन की गारंटी लेता है। क्यों गारंटी लेता है? क्योंकि ये क्या कहां से कहां जाता है, ये इसका उल्टा चलता है, ठीक है, क्या, जर्नल टू पर्टिकुलर चलता है, ठीक है, क्या है, जर्नल टू पर्टिकुलर चलता है। इंडक्टिव में आप थ्योरी बनाते हो, डिडक्टिव में आपके पास थ्योरी होती है ऑलरेडी, उसी पे आप काउंटर एग्जांपल लेते हो और देन कंक्लूजन पे आप पहुंच जाते हो, ठीक है। समझ आया? रिग्रेस का मतलब क्या होता है, कुछ लॉजिक, कुछ प्रोसीजर, रिलेवेंट प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो करते हैं रिग्रेस के अंदर। उसके बाद आता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है कि आप कुछ लॉजिक्स का, कुछ रूल्स का, कुछ रूल एंड रेगुलेशन का सीक्वेंस फॉलो करते हैं, ठीक है। क्या होता है सिस्टमैटिक? सीक्वेंस फॉलो करना, रूल्स का सीक्वेंस फॉलो करना, ठीक है। जैसे आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने का भी कुछ रूल होता है। रिसर्च पेपर आप पब्लिश करना चाहते हैं तो उसका कुछ रूल्स होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है, तो वही है। नेक्स्ट आता है वैलिड एंड वेरिफिएबल। वैलिड एंड वेरिफिएबल का मतलब क्या है, यूनिवर्सली रिपीटेबल है, ठीक है। वैलिड है या नहीं है, ये आगे जाकर के हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे कि जो हमने रिसर्च की है वो वैलिड है या नहीं है। हम कैसे करेंगे, हमने जो रिसर्च की है वो वैलिड है, कैसे हम कहेंगे कि वो वेरीफाइबल है, कैसे हम बोलेंगे कि एक रिसर्च जो है इनवैलिड है। उसके बाद आता है एम्पेरिकल। अब मैं जो वर्ड बोल रही हूँ, ये वर्ड का जो मीनिंग है वो बहुत ध्यान से समझना और इसको नोट डाउन कर लेना। अगर मेरा पढ़ाया हुआ नहीं समझ आ रहा तो आप अपने तरफ से गूगल कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अब इसमें जो आता है एम्पेरिकल, क्या है, एम्पेरिकल का अगर कहीं पे भी आपको अगर एम्पेरिकल की बात करें, एम्पेरिकल की अगर बात करता है, कहीं पे भी अगर करता है पूरी रिसर्च के अंदर, सबसे पहले आप ये देखो क्वेश्चन के अंदर अगर आ जाता है तो वो कॉन्सेप्ट कंक्लूजन की बात तो नहीं कर रहा है, मतलब वो यहाँ पे कंक्लूजन देखेगा। क्या जो भी आप इनपुट दोगे, जो भी इनपुट दोगे उसके कोरस्पोंडिंग वो कंक्लूजन ढूंढता है, किसके अंदर, एम्पेरिकल के अंदर। क्या बोला मैंने एम्पेरिकल में? कहीं पे भी रिसर्च में कहीं पे भी दिख जाए एम्पेरिकल तो उससे कंफ्यूज का मतलब ये एम्पेरिकल जो है 100% गारंटी देता है कंक्लूजन के साथ। मतलब जो अपनी आप जो भी इनपुट दोगे उसका ये कंक्लूजन 100% देता है, ठीक है, 100% देता है जो भी हाँ, ठीक है। अब बच्चों को रिसर्च समझ क्यों नहीं आता है, क्यों मार खाते हैं रिसर्च के अंदर? आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि वो इन छोटी छोटी टर्म्स को नहीं समझते हैं, फिर वो बार बार जो आती है, बार बार यूज होती है, बार बार क्वेश्चन में पूछी जाती है, बार बार क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो उसमें क्या है, अलग अलग टर्म्स होते हैं, मीनिंग क्लियर नहीं होता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज आंसर गलत जाएगा ही जाएगा। तो इसीलिए पहले टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, देन आप फर्दर डिटेल में जाने की कोशिश करें। क्रिटिकल, ये हमारा उसमें भी बार बार एक वर्ड आ रहा है, क्या, क्रिटिकल। उसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी आया था क्रिटिकल थिंकिंग, याद आया? क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, आपके दिमाग के अंदर जितनी ताकत है लगा दो, मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, आप सोचते हैं, वो क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आप दूसरे से भी कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन कब करेंगे, जब आपका दिमाग चलेगा तभी ना। तो मतलब वही कह रहा है, क्रिटिकल में आपका यही होता है कि आप ऑल प्रोसीजर कैन बी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। मेन अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिसर्च प्रोसेस, जिससे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे डायरेक्टली आए चाहे इनडायरेक्टली आए, क्वेश्चन आता ही आता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक।
रिसर्च में क्या आता है, पहला स्टेप आता है, मैंने रिसर्च प्रो मेथोडोलॉजी के लिए जो बुक फॉलो करी थी, कोठारी की बुक फॉलो करी थी। अगर आपको वीडियो लेक्चर से कवर करना है वीडियो लेक्चर से कवर करो, बुक से कवर करना है बुक से कवर करो, बट आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि आप बुक बैठ के पढ़ने बैठो, ठीक है। इसलिए जो शॉर्ट्स में जो मेन पॉइंट है, पॉइंट को ही कवर करने की कोशिश करो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। इसमें पहला पॉइंट क्या था, फॉर्मुलेटिंग फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस पॉइंट को घुमा भी सकता है। फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब क्या है, पहले आप अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो कि आपको रिसर्च करनी किस में है, ठीक है। अब यहाँ पे वो थोड़ा सा बहुत लैंग्वेज चेंज कर सकता है, लेकिन स्टेप जो है यही रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, दूसरा क्या आता है, लिटरेचर, सर्वे, लिटरेचर सर्वे ही है ना। लिटरेचर सर्वे में क्या होता है बताओगी जरा, कुछ आइडिया है आपको? क्या है आइडिया है कुछ लिटरेचर सर्वे का? हाँ, किसी टॉपिक पे ऊपर रिसर्च करना है तो उसका सर्वे करना पड़ता है। डेवलपिंग हाइपोथेसिस, तीसरा स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है, प्रिपेयरिंग फिफ्थ स्टेप क्या है, उसके बाद क्या है, कलेक्टिंग डाटा। उसके बाद क्या है, सेवन क्या करोगे आप, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। आठवां स्टेप क्या है, एनालिसिस द डाटा। जो भी डाटा आपने यहाँ पर गैदर किया है उसको आप एनालाइज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा, लास्ट से पहले दो स्टेप और आते हैं इसमें। क्या आता है, एक आप चीजों को जनरलाइज कर देते हैं, जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं।
और 11th स्टेप क्या आता है? रिपोर्ट क्या आता है? रिपोर्ट या आपकी रिसर्च का क्या है, रिजल्ट क्या है? वो नहीं लिखते हैं, आलेख। हाँ तो उसी में है ना, रिपोर्ट में आप पूरा तैयार करोगे, आपने क्या रेफरेंसेस यूज किए हैं, ठीक है, क्या आपकी रिसर्च का रिजल्ट है, वो सब कुछ यहाँ पे करते हो। रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, कितने तरीके से करा जाता है, इसके क्या स्टेप्स हैं, वैसे डिटेल में कभी पूछा नहीं गया क्वेश्चन अभी तक। रिसर्च के जो नाम लिखे हुए हैं इन्हीं से पूछता है, इसका ज्यादातर जो है वो सीक्वेंस पूछता है। हो सकता है वो थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज कर दे, लेकिन मीनिंग यही रहेगा, स्टेप्स यही रहेंगे। ज्यादातर लैंग्वेज भी वो चेंज नहीं करते हैं। थोड़ी इंग्लिश जो लैंग्वेज है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में करते हैं, लैंग्वेज थोड़ा टफ कर सकता है। हिंदी वाले को लिए हिंदी 2 ही लैंग्वेज में है, हिंदी के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा हिंदी के वर्ड जो है टफ यूज कर सकते हैं। बाकी प्रोसेस जो है यही रहता है। किसी में जो है मेन क्या है कि जैसे शायद केवीएस मैदान के अंदर आई थिंक ये 5 या 6 स्टेप दिए हुए, 6 या 7 ही स्टेप है मैक्स टू मैक्स। लेकिन जो कोठारी वाली है उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप डिटेल कर सकते हैं। डिटेल करना जरूरी है। आप डिटेल से एब्स्ट्रैक्ट पे आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आप शुरू में ही आधी अधूरी नॉलेज लेंगे तो फिर आधी अधूरी नॉलेज में से क्या होता है, अगर हम 100% अगर पढ़ते हैं तो हमें 50%, 70%, 60%, जो ज़्यादा ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसको 70% तक ही याद रहता है। ज़्यादा ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है 100% कभी किसी को याद नहीं रहता है। जब आपने याद ही 50% किया है तो याद कितना रहेगा, 10%, 20%, 25%, इतना ही रहेगा ना। तो इसलिए बेटर है आधा अधूरा ज्ञान ना ले, आधी अधूरी नॉलेज ना ले, आधा अधूरा टॉपिक ना स्टडी करें, पूरा कंप्लीट टॉपिक स्टडी करें, डिटेल में स्टडी करें, ठीक है। अभी आप इसमें देखेंगे पहला जो स्टेप होता है फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। आप अपना यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप डिसाइड करते हैं कि आपको रिसर्च टॉपिक क्या है, आपको क्या है, उस पर आप रिसर्च किस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो वही बोल रहा है फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब कुछ नहीं, आपका जो टॉपिक है जिस पर रिसर्च करनी है। लिटरेचर सर्वे, लिटरेचर सर्वे में होता है जो भी, जैसे मैं आजकल रिसर्च कर रही हूँ, किस पे कर रही हूँ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड प्लानिंग पे मेरी रिसर्च चल रही है, ठीक है। इससे पहले मैंने एक बुक राइट करी है, इस पे ब्लॉकचेन इन आईओटी पे मैंने एक बुक का चैप्टर लिखा है, ठीक है। तो उसमें क्या है, मैं उससे रिलेटेड जो है ये देखती हूँ कि मेरे से पहले ब्लॉकचेन एंड आईओटी का मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही ले लेते हैं। मैं ये देखती हूँ कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग पहले कितने लोगों ने क्या क्या रिसर्च की हुई है, उन्होंने अपना क्या आइडिया प्रेजेंट किया हुआ है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसके बेस पे मैं अपना माइंड मेकअप करती हूँ। आफ्टर दैट डेवलपिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है प्रीकल्पना। क्या होता है प्रीकल्पना, मतलब ये आपने उसमें भी मैंने जीन प्याजे वाले में बताया था कि बच्चा हाइपोथेसिस करना शुरू कर देता है, प्रीकल्पना करना शुरू कर देता है, एक आप माइंड में इमेज बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या मतलब है, हाइपोथेसिस का बहुत बड़ा रोल है। हाइपोथेसिस यहाँ पे एज ए ब्लूप्रिंट आपका काम करेगा। अगर आपने हाइपोथेसिस नहीं अपनी रिसर्च के अंदर ली तो आप मतलब ऐसा हो सकता है कि जो रिसर्च आपका 1 महीने में होना था, जो रिसर्च वर्क आपका 1 महीने में होना था हाइपोथेसिस के जरिए, आपने हाइपोथेसिस नहीं बनाई तो हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, एक एग्जैक्ट आइडिया आपको नहीं मिले। इसमें क्या होता है, एक तरीके से पहले ही आप डिसाइड कर लेते हैं कि आप आइडिया कर लेते हैं कि आपकी रिसर्च का, आपके रिसर्च पेपर का आउटपुट क्या होने वाला है। फिर लास्ट स्टेप पे जाकर के आप उसका क्रॉस चेक करते हैं कि जो आपने आउटपुट एक्सपेक्ट किया था वो आउटपुट मिला है या नहीं मिला है। अगर नहीं मिलता है
तो इस प्रोसेस को आप इन स्टेप्स को रिपीट करते हैं, ठीक है। रिपीट करते हैं, कहाँ से रिपीट करते हैं, हम वो डिजाइन से जाके रिपीट करेंगे, यहाँ से हम जाके जो है चेंज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है। प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन। प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? रिसर्च डिजाइन, डिजाइन का मतलब क्या होता है? मतलब एक आर्किटेक्चर तैयार कर देते हैं, एक फॉर्मेट हम तैयार कर देते हैं, हमें किस तरीके से हमारा कौन सा कंटेंट, कौन सा डायग्राम, कौन सा पैराग्राफ कहाँ पे रखना है, एब्स्ट्रैक्ट को हमें कहाँ रखना है, इंट्रोडक्शन को हमें कहाँ रखना है, वो एक फॉर्मेट होता है। ये अलग अलग जर्नल के हिसाब से अलग अलग फॉर्मेट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन, हम अपने रिसर्च पेपर का जो है डिजाइन तैयार करते हैं, ठीक है। अब आता है क्या, डिटरमाइनिंग सैंपल डिजाइन। सैंपल डिजाइन का अब यहाँ पे जो हम लेटेस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, कोविड-19 एक प्रॉब्लम चल रही है, क्या है? कोविड-19। अब यहाँ पे रिसर्च डिजाइन में हमने क्या किया? कोविड-19 के लिए लॉकडाउन किया, और क्या किया? स्ट्रक्चर कैसे तैयार करा? सबसे पहला स्टेप क्या उठाया? जो बंदा बाहर से है, जिसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री, उसको उठा के आइसोलेट कर दो, ठीक है। तो मतलब हमने पहले पूरी प्लानिंग करी, कोविड-19 से हमें कैसे लड़ना है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। उन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया, जो उन्होंने हाइपोथेसिस की थी। जब तक इंडिया के अंदर कोरोना नहीं आया था, उनके माइंड में क्या थी? एक हाइपोथेसिस थी कि अगर इंडिया के अंदर कोरोना आया तो हम किस तरीके से लड़ेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे, कौन से इंजेक्शन, कौन सी मेडिसिन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन में हो गया। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग सैंपल डिजाइन। सैंपल डिजाइन में क्या आया कि उन्होंने सैंपल किन लोगों के लिए, रिसर्च के लिए, कि भाई मेडिसिन जो है कोविड-19 की मेडिसिन कैसे बनेगी, कि आपने यहाँ पे डिजाइन किया जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री है, आप उनके विजिट किया, या आपने उनको एयरपोर्ट पे ही मतलब एयरपोर्ट पे ही उनका सैंपल लिया, कोविड-19 का टेस्ट किया, पॉजिटिव आया, बेस्ड ऑन दैट तो उनको पता चला कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जिनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, मतलब उन लोगों को आइसोलेट किया, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चला कि हमें किस वे में किन किन लोगों का डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर हो रहा है, डिफरेंट स्टेट के अंदर हमें किन किन लोगों का टेस्ट करना है, प्रायोरिटी टेस्ट की क्या रहेगी, ठीक है। तो ये रखा गया, सैंपल में ये हो गया। उसके बाद कलेक्टिंग डाटा, डाटा कलेक्ट किया, एक मिनट, कलेक्टिंग डाटा। कलेक्टिंग डाटा में क्या है, आप यहाँ पे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, ठीक है, जिन लोगों ने पिछले लास्ट 1 मंथ, लास्ट 1.5 मंथ या जनवरी से जो लोग बाहर आउट ऑफ कंट्री गए थे, डिफरेंट कंट्रीज में गए थे, कौन कौन सी कंट्रीज में गए थे, वो आपने यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया। वो लोग किन किन के कांटेक्ट में आए हैं, जो कोविड-19 पॉजिटिव जो निकले हैं, वो किन किन लोगों के कांटेक्ट में आए हैं, तो वो डाटा यहाँ पे हमने कलेक्ट किया 6 नंबर स्टेप पे। अब उसके बाद क्या किया, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर हमने जिन जिन लोगों को देखा कि भाई आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करते प्रोजेक्ट को, फिर आपने डाटा कलेक्ट कर लिया कि भाई ये बंदा इन लोगों के कांटेक्ट में आया जो कोविड पॉजिटिव है। फिर आपने उनका भी टेस्ट करना शुरू किया, क्या बोला, ये एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे जो कोविड पॉजिटिव वाले बंदे थे, उनके कांटेक्ट में जो भी बंदे आए, उनका सबका आपने सैंपल लेना स्टार्ट कर दिया, तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद 8th स्टेप, यहाँ पे थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम थी। 8th स्टेप क्या बोल रहा है, एनालिसिस द डाटा। एनालिसिस द डाटा का मतलब क्या है
आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से डाटा कलेक्ट कर लिया कि ये बंदा इन 10 लोगों के कांटेक्ट में है, उसको आपने उन 10 लोगों का भी आपने सैंपल ले लिया, एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद जो यहाँ पे आपने सैंपल लिया, ठीक है, उन 10 लोगों का और फर्दर आपने सैंपल लिया, ब्लड टेस्ट किया, या आपने कोविड पॉजिटिव जो है 19 का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट किया, वो भी अगर पॉजिटिव आया, फिर यहाँ पे आप एनालाइज करते हैं किसका पॉजिटिव आया किसका नेगेटिव आया। अगर वो पॉजिटिव आता है, अगर वो पॉजिटिव आता है इस स्टेप पे, तो आपका फर्दर स्टेप होता है नेक्स्ट चेन को आप फाइंड आउट करना। अब वो 10 लोग आगे फर्दर किन के कांटेक्ट में आए, आगे फर्दर किन के कांटेक्ट में, हो सकता है वो 10 लोग 20 लोगों के कांटेक्ट में आए, हो सकता है वो 10 लोग 100 के कांटेक्ट में आए। जिन जिन के कांटेक्ट में आते हैं आप उसकी पूरी लिस्ट तैयार करते हैं, अगेन क्या करते हैं, आप उनका टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या है कि आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या है, जो भी आपने यहाँ पे सेकंड स्टेप के अंदर बनाई थी, थर्ड स्टेप के अंदर जो हाइपोथेसिस थी कि आपके माइंड में एक था हम टेस्ट करेंगे, हमारे माइंड में एक हाइपोथेसिस क्या थी, हाइपोथेसिस ये थी कि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो कोविड पॉजिटिव है, कोविड-19 पॉजिटिव है, या फिर जो लोग कोविड-19 पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए मतलब वो संक्रमित हो सकते हैं, ये हमारे दिमाग में था। हमने फिर जो कोविड-19 पॉजिटिव के संपर्क में आए हुए लोगों को क्या किया, टेस्ट किया, ठीक है। एक बंदे के कांटेक्ट में जो 10 बंदे आए उनको टेस्ट किया तो उनमें से 5 लोग जो हैं, मान के चलो 5 लोग 7 लोग 100 के 100% जो है 100 के 100% जो है वो नहीं हो सकता है कि भाई मतलब 100 के 100 ही पॉजिटिव निकले, बहुत रेयर होता है ऐसा। लेकिन क्या है कि उसमें से 10 में से आउट ऑफ 10 अगर आपके 5 आ गए 6 आ गए, तो आपकी हाइपोथेसिस क्या थी कि हो सकता है कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आने से संक्रमित हो जाए, तो आपकी हाइपोथेसिस ने यहाँ पे काम कर दिया, ठीक है। आपके लिए ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है कि भाई हमें किन किन का टेस्ट करना है, किन किन को हमें आइसोलेशन में रखना है, कितने दिन तक आइसोलेशन में रखना है, वो हम यहाँ पे हाइपोथेसिस के अंदर डिसाइड करते हैं। उसका यहाँ पे जाके टेस्ट करते हैं कि वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है, उसमें क्या कमी है क्या नहीं है। उसके बाद जनरलाइजेशन, अब उसके बाद जनरलाइजेशन में क्या है कि जनरलाइज कर देते हैं आप चीज़ों को कि भाई हाँ कोविड-19 ये प्रॉब्लम है, कोविड-19 को से बचने के लिए आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, वॉशिंग हैंड अगेन एंड अगेन, ठीक है, डोंट टच माउथ आइज एंड ऑल, यूज मास्क लाइक दैट। तो उन्होंने ये चीज़ें जनरलाइज कर दी, ये सारे स्टेप को करके फॉलो करके टेस्ट वगैरह सब कुछ करके। उसके बाद रिपोर्ट में क्या डिसाइड किया आपने, रिपोर्ट में आप तैयार करते हैं कि रिजल्ट क्या रहता है। कोविड-19 अगर संक्रमित लोग हैं, ठीक है, किसी को कोविड-19 हुआ है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, या तो बंदा ठीक होगा या बिल्कुल दुनिया छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो अब उसका रिजल्ट क्या होगा, आपने यहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी कोविड-19, तो अब उसका रिजल्ट यहाँ पे आप लास्ट स्टेप में रिपोर्ट के अंदर डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा, इसके बाद हम आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना आपका मन करे तो कर दो, नहीं मन करे तो मत करो, उसके लिए मेरे को कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीडी स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपको नोटिफिकेशन डेली बेसिस पे चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज कमेंट करके फीडबैक जरूर दे देना कि भाई मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरा टीचिंग मेथड कैसा है या टीचिंग मेथड के अंदर कुछ चेंज होना चाहिए। थैंक यू।